सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान पाएं, उसे इंप्लीमेंट करें और उसकी सहायता से कुछ पैसे कमाएं। निकल पड़ा हूं इस मिशन पर। चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इस समय इंडिया में, खासकर इंडिया में, जो हमारी एजुकेशन की जो सिस्टम है, ये पूरी तरह से टूटी हुई है। इट्स ब्रोकन। और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं हमेशा से बिजनेस करना चाहता था। हमेशा से मेरा जो फोकस था वो पैसे कमाना था। ओके। लेकिन पीयर प्रेशर कहिए, पेरेंटल प्रेशर कहिए, दोस्तों का प्रेशर कहिए, या माँ बाप का प्रेशर कहिए, या सोसाइटी का प्रेशर कहिए, हम हमेशा 10th स्टैंडर्ड के बाद या आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इन तीन ही सब्जेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। हमें कोई फोर्थ सब्जेक्ट पता ही नहीं होता, लगभग नहीं पता। अनटिल एंड अनलेस कि आपके जो माँ बाप हैं, या अब अगर आप सीनियर्स हैं, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यू विल थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट। लेकिन 1994 95 में, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, 96 में, तब 10th के बाद सिर्फ ये तीन ही स्ट्रीम्स हुआ करती थी, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। बट ऑब्वियसली जो होशियार थे, जिन्हें अच्छे परसेंटेजेस मिलते थे, वो बाय डिफॉल्ट साइंस में जाते थे। जिन्हें मान चलो 70 से कम मिलते थे, वो सब कॉमर्स में चले जाते थे। और जो जस्ट पास वाली कैटेगरी होती थी, वो आर्ट्स में चली जाती। अब ये माइंडसेट था। मुझे इंटरेस्ट हमेशा बिजनेस में था। मेरा जो फोकस था, मेरा जो निश था, मेरी जो क्वालिटी थी, ये हमेशा से मैनेजमेंट की थी। मैं शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमेशा स्कूल का मॉनिटर रहा हूं, प्रिफेक्ट रहा हूं। मुझे लोगों को कंट्रोल करना, लोगों से काम करवाना, ये मेरा इनबिल्ट स्किल था पहले से। लेकिन उस समय इस स्किल को आइडेंटिफाई करके, इस स्किल की डायरेक्शन में मुझे ढकेलने वाला कोई नहीं था। और ना ही ऐसा कोई सिस्टम था जहां पे हम सेल्फ इवैल्यूएशन कर सके और अपने चॉइस के सब्जेक्ट में आगे जा सके। कई बार तो सब्जेक्ट भी पता होता है कि चलो कॉमर्स कर लो, सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, लॉ सीख लो, मैनेजमेंट एमबीए कर लो, या बीबीए कर लो। लेकिन उसके कोर्स के एंड में जो पैसे कमाना चाहते हैं, जो इकोनॉमिक बेनिफिट हम देखना चाहते हैं, वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम उस रास्ते पे चलना बहुत, मतलब डरते हैं, अवॉइड करते हैं। हर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनने की होड़ लगी हुई। और आज जब मैं प्रैक्टिकली अपने आसपास के लोगों को देखता हूं, तो 80% लोग मेरे आसपास, जिन्होंने जो भी एजुकेशन लिया है, उसका उन्हें कोई भी उपयोग नहीं होता। कोई उपयोग नहीं होता। मैं फार्मासिस्ट हूं, मुझे मेरे एजुकेशन का कोई यूज नहीं है, अदर देन जनरल नॉलेज, वो ठीक है। लेकिन जो 2 साल, 3 साल, 5 साल हम बिताते हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टरी करने में, उसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। कई सारे इंजीनियर्स को देख लो, जो मैकेनिकल किए हुए हैं, वो आज आईटी में काम कर रहे हैं। कई सारे मेडिकल डॉक्टर्स जो है, जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, वो आज कोई रेडियोलॉजी का डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहा है, कोई कुछ और बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। ये कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड है। मेरे एक परिचित डॉक्टर है जो बीए एमएस है, जिन्होंने 5 या 6 साल शायद सासवड़ में प्रैक्टिस की। उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही थी। क्या हुआ उनकी लाइफ में मुझे पता नहीं है, लेकिन आज के समय वो एचएसबीसी बैंक के टेक्नोलॉजी सेंटर को संभालते हैं और लंदन में जॉब करते हैं। पूना के सासवड़ में बीएएमएस डॉक्टर, लंदन में बैठकर एचएसबीसी के लिए टेक्नोलॉजी, आईटी का कुछ काम करता है। उसके एजुकेशन का, उसके पढ़ाई का, उसके आज के काम के साथ कोई रिलेशन नहीं। ऐसे हजारों हैं, हजारों। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये टूट चुका है। और मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट और वर्ल्ड वाइड जो लीडर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये सब भी इस बात को समझ रहे हैं। इस बात को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है और इस डायरेक्शन में चेंजेस होना शुरू हो चुके हैं।
मैं इसके ऊपर पिछले 1 हफ्ते से रिसर्च कर रहा हूँ, ओके? और अभी जो नॉलेज, जो डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, हो सकता है ये आप सबके लिए ना हो सकता है कि आप सब लोग इसमें इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन मैं एक सिंप्लीफाइड तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज बेयर विथ मी एंड प्लीज फील फ्री टू कमेंट। अगर कोई चीज आपको नहीं सही लगती या कुछ गलत लगता है तो प्लीज पॉइंट आउट। हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, ओके? ये है नॉलेज बिजनेस, और इसे मैंने 1 कहा है क्योंकि ये मैं 2 पार्ट में कन्वर्ट करने वाला हूं, क्योंकि एक पार्ट में ये मुझसे हो नहीं पाया। तो आज मैं इसका पार्ट 1 आपको दे रहा हूं, और नेक्स्ट जो इसका शायद कंक्लूडिंग पार्ट होगा, मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी मैं इस पे काम कर रहा हूं, लेकिन पार्ट 2 मैं अगले वीक में बताऊंगा। तो नॉलेज बिजनेस एक्चुअल बिजनेस क्या है, और ये कैसे ऑपरेट होगा, इसे कैसे करना चाहिए, इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितने एफर्ट्स इन्वॉल्व है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं, ओके? वेट फॉर इट। लेकिन मैं इस नॉलेज बिजनेस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है, परिस्थिति क्या है, उसे समझने के लिए थोड़ा पीछे से हम शुरू करेंगे, ओके? हमेशा की तरह थोड़ा डीप जाएंगे इसमें, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। बातें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट, इसका फील जो है वो अपने अंदर लीजिए। एजुकेशन, चलिए, एजुकेशन क्या है, गूगल क्या कहता है, ये मैं गूगल से लाता हूं। गूगल कहता है एजुकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप सीखते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग। इसमें आप सीखते हैं, क्या सीखते हैं? नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इसे डिफाइन किया है। एजुकेशन क्या है? सीखना है। क्या सीखते हैं? नॉलेज, स्किल, वैल्यू, बिलीफ एंड हैबिट्स, ओके? एजुकेशन के मेथड्स में होता है टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन एंड डायरेक्टेड रिसर्च। चलिए 2 सेकंड का ब्रेक लीजिए, ओके? 2 सेकंड का ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा इन शब्दों की तरफ देखिए और जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व दिस। और आपकी लाइफ में जो आपने एजुकेशन लिया है आज तक, क्या वो इसमें बैठता है? थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। आपने सीखा, आपको नॉलेज मिला, स्किल्स मिले, वैल्यूज मिले, बिलीव्स मिले, आपकी कुछ हैबिट्स फॉर्म हुई, ये आपका एजुकेशन था। और जो दे रहे थे आपको ये एजुकेशन, वो कैसे दे रहे थे? वो आपको सिखा रहे थे, दे वर टीचिंग यू, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे थे आपको। ये कहानियों के थ्रू आपको बताया गया, स्टोरी टेलिंग, कॉमन डिस्कशंस हुए एंड डायरेक्टेड रिसर्च, जैसे कि आज हम यहां कर रहे हैं। यह है एजुकेशन, ओके? इसका सिर्फ फील लीजिए। मैं आहिस्ते आहिस्ते आपको नॉलेज बिजनेस की तरफ ले जा रहा हूं। करंट एजुकेशन सिस्टम, इसके ऊपर 2 मिनट बात करेंगे। टेक्निकल है, आपके किसी काम का नहीं होगा शायद, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या अभी आने वाले हैं इस जर्नी में, तो थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रोलर कोस्टर की तरह चीजें बदल रही हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। 1 सेकंड के लिए बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 1951 में, 1951, जस्ट आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, जब कंसेंसस लिया गया, जब ये रिसर्च किया गया, तो पता चला कि सिर्फ 18% लोग इंडिया में एजुकेटेड थे, ओनली 18%। इट्स अ वेरी वेरी लो परसेंटेज, ओके? हमारे ऊपर किसी और देश का राज था, हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, और ये उसका नतीजा है। 2011 का जो कंसेंसस है, उसमें ये पाया गया है कि 73% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट, जिसमें 81 मेल है एंड 65% फीमेल। इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पुराना डेटा है। इस डेटा को जाकर भी आज 9 साल हो गए। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, एजुकेशन के ऊपर हर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, और उनकी प्राइम पॉलिसी रही है एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन पे आज भी बहुत ज्यादा फोकस है। इससे नए ऑथेंटिक परसेंटेजेस मेरे पास नहीं थे,
इसलिए मैं आपको 2011 का डेटा दे रहा हूं। ओके, इसे सिर्फ एक फील कर दीजिए। देखना क्या है कि 51 से 11 तक, ओके, इन 50-60 सालों में 18% पॉपुलेशन से 73% पॉपुलेशन, आई एम श्योर दिस मस्ट हैव क्रॉस्ड 80% बाय नाउ। इतनी बड़ी मात्रा में इतना परसेंटेज ग्रोथ पॉपुलेशन में हो चुका है ऑलरेडी। आज हमारे पास स्कूल्स दो प्रकार के हैं, पब्लिक स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं। पब्लिक स्कूल्स जो है ये सेंट्रल स्कूल्स हैं, कुछ स्टेट स्कूल्स हैं, कुछ लोकल ग्राम पंचायत लेवल पर भी स्कूल्स हैं। सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई प्रकार के बोर्ड्स, कई प्रकार के बोर्ड्स, एसएससी बोर्ड जिसमें से मैं पढ़ा हूं, सेकेंडरी स्टेट सर्टिफिकेट, एसएससी 10th 12th एचएससी, इस बोर्ड से मैं पढ़ा हूं। ओके, इसके ऊपर सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, जिसे थोड़ा टफ माना जाता है। जहां आज मेरी बेटी पढ़ रही है वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रही है। एक आईसीएसई बोर्ड है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये काफी टफ माना जाता है। इसमें करिकुलम बहुत हार्ड माना जाता है। यहाँ मेरे भतीजे पढ़ रहे हैं अभी। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये भी एक बोर्ड है जहां पे आप डिस्टेंट एजुकेशन और ओपन स्कूलिंग के थ्रू सर्टिफिकेशन पा सकते हैं। एक बोर्ड है इंटरनेशनल बैकलॉरेट, आईबी बोर्ड जिसे कहा जाता है। ये इंटरनेशनल एजुकेशन है और अभी के समय इसे बहुत ज्यादा डिमांड है। इसे बहुत ज्यादा डिमांड इसलिए है क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन टाइप ऑफ मॉडल है, जहां पे सिर्फ गोट लर्निंग, भाई पूरा आप लेसन पढ़ लो, मेमोराइज कर लो, फिर क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, आप लिख दो एग्जाम में और फिर भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। आईबी बोर्ड में बहुत डीप प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप एक्चुअल इंप्लीमेंट करते हैं वो सिखाया जाता है, और इसीलिए आईबी बोर्ड अब सडनली बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। आईबी बोर्ड की तरह ही एक सीआईबी भी है, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। अब ये सारे बोर्ड्स जो हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सा है। अब इतने सारे बोर्ड है कि प्रैक्टिकली जब मेरी बेटी को मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का एडमिशन लेने जा रहा था विब्ग्योर स्कूल में, तो विब्ग्योर स्कूल के पास 3 बोर्ड है। उनके पास सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है और सीआईबी भी है। तो वो मुझसे पूछते थे कि आपको कौन से बोर्ड में डालना है, और मैं पढ़ा हूँ एसएससी बोर्ड से, तो मुझे समझ नहीं आता था मैं अपनी बेटी को कौन से बोर्ड में डालूं और इन बोर्ड्स में डिफरेंस क्या है और क्या मेरी बेटी के लिए सबसे ज्यादा सही है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मेरे जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो लॉजिकल है, जो 4 चीजें जानता है दुनिया की, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि एक कॉमन आदमी जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो या जो थोड़ा सा रिजर्व हो, वो आदमी कैसे डिसाइड करता होगा कि उनके बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन सिस्टम क्या है। इट्स क्वाइट टफ। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने इसे अनुभव किया होगा। तो 2020 से पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो था 3+4+6+2। अब ये क्या है 3+4+6+2 क्या है, इसे देखिए आप समझ जाएंगे। 3 साल प्री प्राइमरी यानी प्री स्कूल, उसके बाद जूनियर केजी, सीनियर केजी, एलकेजी, यूकेजी कहते हैं कुछ लोग। ओके, ये 3 साल, ये हो गया 3। इसके बाद 4 इयर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद आता था हाई स्कूल, उसमें 5th 6th 7th 8th 9th 10th था, ये 6 साल थे। और 10th स्टैंडर्ड के बाद 2 साल था जूनियर कॉलेज, 11th एंड 12th। ओके, इस स्ट्रक्चर में मैं पढ़ा हूं, 3+4+6+2, प्री जूनियर सीनियर, फिर फर्स्ट से फोर्थ तक आपका प्राइमरी स्कूल था, 5th से 10th तक हाई स्कूल था, 11th 12th जूनियर कॉलेज था। 2020 में एक पॉलिसी बनाई गई और गवर्नमेंट ने ये चेंज कर दिया है। अब आज के टाइम में ये जो सिस्टम है 3+4+6+2 ये एक्टिव नहीं है। ओके, तो अब नया सिस्टम क्या है? नया सिस्टम है 5+3+3+4। अब ये क्या है, चलिए देखिए, समझ जाएंगे। 5 साल पहले 5 साल ऑफ एजुकेशन को प्री प्राइमरी कहा गया है, जिसमें आपका प्री स्कूल, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड। तो पहले जो हम सीनियर केजी तक प्राइमरी समझते हैं, प्री प्राइमरी समझते थे और फिर फर्स्ट से हम प्राइमरी में आते थे, अब ऐसा नहीं। अब आप
थर्ड स्टैंडर्ड में प्राइमरी स्कूल में आते हैं। ओके, तो 5 साल के प्री प्राइमरी के बाद के जो 3 साल है, विच इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसे अब प्राइमरी स्कूल कहा जाता है। ओके, थोड़ा सा विचित्र है और ये अभी अभी रिसेंट पॉलिसीज बनी है, तो ये अभी इंप्लीमेंट की जा रही है। ओके, फिफ्थ स्टैंडर्ड के बाद जब आप सिक्स स्टैंडर्ड में जाएंगे तब आप हाई स्कूल या सेकेंडरी में जाते हैं। अब इसे हाई स्कूल नहीं कहा जाता, इसे सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है। तो सिक्स, सेवेंथ एंड एट्थ इज योर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आते हैं 4 साल ऑफ सीनियर सेकेंडरी। अब इसे 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में 9th एंड 10th स्टैंडर्ड एंड सेकेंड पार्ट में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। ओके, अब ये स्ट्रक्चर इन्होंने चेंज किया है, बहुत सोच समझ कर किया है। ये एक्चुअली इंटरनेशनल फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट को ये फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन एजुकेशन और अब्रॉड का जो एजुकेशन है, जो वर्ल्ड ओवर फॉलो किया जाता है, वो एट पार लेवल पे आ जाए। ओके, 5+3+3+4, मुझे बताइए आपको कुछ भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, या सब सर के ऊपर से जा रहा है? आर यू गाइज विथ मी? मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं, थोड़ी देर में समझ में आएगा। आगे बढ़ता हूं, बात कर रहा हूं मैं अभी एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम की। हम सब जानते हैं, हम सब ने रामायण महाभारत देखा है, स्कूल भी गए हैं, हमें पता है एवोल्यूशन कैसे हुआ है एजुकेशन का। पहले गुरुकुल से शुरू हुआ, या शायद उससे भी पहले कुछ और होगा, और आज डिजिटल एजुकेशन हुआ। ये एवोल्यूशन है, शुरू गुरुकुल से हुआ, आज डिजिटल तक पहुंच गया। जब मैं ये एक्सप्लेन करता हूं, जब इस पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, मैं अपने मास्टरमाइंड, मेरा एक ग्रुप है, उनके साथ जब मैं इस बारे में बात कर रहा था, तो 2 चीजें मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग इसमें मिली, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ओके, एक है द यूज ऑफ गाइड्स। तो आई थिंक जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, साल होगा 91 या 92, 1991, 92, तब गाइड्स, ये एक पुस्तिका होती है, एक बुक होता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स रेडी फॉर्मेट में हमें मिलते थे। यूजुअली हम पहले टेक्स्ट बुक से लेसन पढ़ते थे, फिर टीचर हमें क्वेश्चन आंसर्स देते थे, फिर हम उसे पढ़ते थे, मेमोराइज करते थे। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला मैटर होता था। गाइड्स जो थे वो ऐसे रेडीमेड बुक्स हुआ करते थे, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी सेट होते थे। ओके, और मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उस समय गाइड यूज करना अच्छा नहीं माना जाता था। आज अगर मैं सोचता हूं तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों था। तो अगर आपकी एग्जाम में किसी ने कोई सवाल पूछा है, मतलब टीचर्स ने क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन आया है, और अगर आपका आंसर ये गाइड के आंसर के साथ मैच कर रहा हो, तो टीचर्स आपके मार्क्स कट कर देते थे। वो कहते थे कि ये आपका अपना आंसर नहीं है, ये गाइड का आंसर है। और हमारा अपना आंसर क्या होता था, जो टीचर हमें देती थी। तो ये ऐसा क्यों था, ये पता नहीं। ओके, ये वो समय था गाइड्स का। और आहिस्ते आहिस्ते आफ्टर 5-6 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स, मैंने देखा कि स्कूल्स जो है ये गाइड्स रेकमेंड करना शुरू कर दिया इन्होंने, कि अब आपका पोर्शन इतना बढ़ चुका है, अब आपका क्लास वर्क इतना बढ़ चुका है, होमवर्क इतना है, कि आप ये गाइड खरीद लीजिए, और ये गाइड्स में आपके रेडीमेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। और 5-8 साल के बाद अब मैं देखता हूं कि जो टेक्स्ट बुक्स है उसमें प्रोस दिया होता है, जो भी टेक्स्ट है वो होता है, और उसके बाद गाइड के फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स आजकल टेक्स्ट बुक में ही होते हैं। मैं इसे एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम मानता हूं। जब भी एजुकेशन सिस्टम में कोई भी चीज नहीं आती है, तो उसे अपोज करना एक ट्रेंड है, उसके बारे में गलत बोलना। अब गाइड क्यों गलत थे आज भी मुझे नहीं पता, जबकि आज लोग आपको, टीचर्स, इवन अब्रॉड में आपको लिस्ट ऑफ रेफरल बुक्स दिए जाते हैं कि इन बुक्स में जाइए, आप पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, और ये आपको गाइड करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे समझने में कि हम क्या नॉलेज आपको पास कर रहे हैं। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। पता नहीं आप लोगों में से, क्या आप में से किसी ने इसे अनुभव किया है? ये गाइड्स वाला जो किस्सा मैं आपको बता रहा हूं, हैज एनीवन फेल्ट दिस, ऑब्जर्व दिस, कि आप लोगों के साथ कभी ये हुआ है?
जब आप स्कूल में थे कि यार ये गाइड यूज करता है, ये लड़का गाइड यूज करता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसे सिर्फ आप जहन में रखिए। आपने आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन ऑफ कोचिंग क्लासेस, सेम स्टाइल, सेम स्ट्रेटेजी। मैं जब एलकेजी और यूकेजी में था, बहुत छोटा था, तो मैं एक क्रिश्चियन मैम के पास क्लासेस पे जाता था, ट्यूशन पे जाता था। ओके। तो तब मेरी मॉम जो है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्हें लोग नाम रखते थे कि कैसी माँ है, अपने बच्चे को ट्यूशन भेजती है। अब ट्यूशन भी कोई चीज है, खुद पढ़ाई लेनी चाहिए। तो ट्यूशन पे जाना या किसी क्लासेस पे जाना, ये तब टबू था, ये तब गलत माना जाता था। ओके। तब ये ऐसा माना जाता था कि माँ बाप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, टाइम नहीं दे सकते, इसलिए ट्यूशन जाते हैं। अब वहां पे ये क्यों गलत था, अगेन मैं आज नहीं एनालाइज कर सकता। मेरे लिए, मेरे हिसाब से बहुत लॉजिकल था। मेरे मॉम डैड का ये सोचना कि अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, तो इट्स बेटर कि जिसे आता है उसके पास भेजें, ताकि कुछ समय ये अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस पढ़ाई करे और जो इसे एग्जैक्ट चाहिए उस समय वो उसे मिले। तो मेरे हिसाब से तो ये मोस्ट लॉजिकल थिंकिंग था, लेकिन तब गलत माना जाता था। फिर ये जो प्राइवेट हेल्प्स, प्राइवेट ट्यूशंस हुआ करते थे, आहिस्ते आहिस्ते इन्होंने क्लासेस का रूप लेना शुरू किया। तो जहां 4-5 बच्चे बैठते थे, मुझे अभी भी याद है हमारे जो ट्यूशंस हुआ करती थी, वो जो मैम थी, उनके पास कोई 6th का, कोई 5th का, मैं 3rd का, ऐसे 8-10 बच्चे अलग अलग स्टैंडर्ड के एक साथ नीचे बैठा करते। ओके। और ये टीचर एक साथ सबका होमवर्क करा रही है, किसको कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्सप्लेन कर रही है, पिटाई भी कर रही है, सब हो रहा है। आहिस्ते आहिस्ते कोचिंग क्लासेस का फिनोमिनन आने लगा। फिर 7th स्टैंडर्ड के लिए अलग कोचिंग क्लासेस, 8th 9th 10th के लिए अलग, 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग। मुझे तो इतना परफेक्टली याद है कि 12th स्टैंडर्ड में मैं और मेरे फ्रेंड्स एक बहुत ही एक्सपेंसिव कोचिंग क्लासेस पूना में, जो रेगे क्लासेस थे, वहां जाते थे। पीसीएमबी 4 सब्जेक्ट के क्लासेस थे, एंड आई थिंक हर सब्जेक्ट का हमने तब 3,500 या 5,000 रुपीज कुछ दिया था एनुअल, विच वॉज 20,000 रुपीज फॉर कोचिंग क्लासेस। और स्कूल की फीस कुछ 2-4 हजार थी, और 20,000 कोचिंग क्लासेस की फीस थी। इतना स्टार्क डिफरेंस था। और हम कोचिंग क्लासेस में करीबन 6 घंटे बिताया करते थे दिन में, और स्कूल में शायद 1-1.5 घंटा जूनियर कॉलेज में, सिर्फ अटेंडेंस के लिए। आहिस्ते आहिस्ते ये कोचिंग क्लासेस अब एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है। अब आपको निट देनी है, जेई देनी है, जीआरई टोफल देना है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए अलग कोचिंग क्लासेस है। और ये कोचिंग क्लासेस हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आफ्टर 10th या आफ्टर 12th आपका जो बच्चा है या भाई बहन है या जो भी है, वो बिना कोचिंग क्लासेस के पढ़ाई कर रहा हो। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है अब। 10th तक ठीक है, हो सकता है 10th तक कुछ पेरेंट्स एफर्ट्स लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन उसके आगे तो इट हैज जस्ट बिकम इम्पॉसिबल। और रिसेंटली मेरा अनुभव, हमारे बेटे को 12th के बाद आईआईटी में जाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उसे एंट्रेंस एग्जाम देनी है। तो आईआईटी में 12th के बाद जाना है, इसीलिए उस प्रकार की कोचिंग क्लासेस 8th स्टैंडर्ड से शुरू की जाती है। 8th स्टैंडर्ड में आप उसे ऐसे क्लास में डालते हो जो प्रॉमिस करता है 12th के बाद ये बच्चा आईआईटी में जाएगा। अब इसके बारे में क्या रिएक्शन देनी चाहिए, आई सीरियसली डोंट नो। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर डूइंग अ राइट थिंग, क्योंकि अगर उन्हें बच्चे का फ्यूचर किसी एक डायरेक्शन में बनाना है, तो वो चाहते हैं कि बहुत पहले से उस बच्चे को उस डायरेक्शन में मोड़ दिया जाए। और फिर किसी ऐसे मेंटोर, किसी ऐसे क्लासेस, ऐसे टीचर के पास उसे एनरोल किया जाए, जो साल दर साल उस पर मेहनत करके उसे उस तरीके से कल्टीवेट करे कि उसका एंड गोल उसे मिल जाए। पेरेंट्स के जगह पे वो ठीक है, इवन स्टूडेंट्स फील द सेम वे, उन टीचर्स की जगह पर भी वो ठीक है, क्योंकि अचानक 12th में जब बच्चा आता है तो वो
वो सोचेंगे यार 1 साल में हम इसको कैसे आईआईटी में डालेंगे, इसका तो फाउंडेशन ही सही नहीं है, इसके बेसिक्स करेक्ट नहीं है। तो वो लोग भी प्रमोट करते हैं कि आप इनिशियल लेवल पर ही बच्चों को हमारे पास भेजो, एंड दे चार्ज अ फिनोमिनल अमाउंट। वो जो पैसे लेते हैं, वो पैसे सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। कुछ लाख रुपए में उनकी फीस है पर ईयर। 8th स्टैंडर्ड के बच्चे पे इन लैक्स, और पैटर्न्स बनने लगे, पैटर्न्स। अब कोटा पैटर्न, जैसे लातूर पैटर्न हुआ करता था, अब कोटा में एक कोई पैटर्न निकला है एजुकेशन का जो एक्चुअली मेरी समझ के बाहर है, बट देन दिस इज एवोल्यूशन ऑफ कोचिंग क्लासेस। जो एक औरत फ्री टाइम में शाम को 6 से 7-8 बजे तक 4-5 बच्चों को ट्यूशन सिखाया करती थी, से लेकर एक एजुकेशन की पैरेलल इंडस्ट्री ऑफ कोचिंग क्लासेस, ये एवोल्यूशन है एजुकेशन सिस्टम का। और ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम इंसान पहले बंदर थे, बंदर से पहले कोई और जानवर थे, एकदम कोर में हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। तो वहां से यहाँ तक की जो हमारी जर्नी है, इसे एवोल्यूशन कहते हैं ना। वैसे ही एजुकेशन का एवोल्यूशन है। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि हर एवोल्यूशन जो है, हर हर एवोल्यूशन ये इंसान अपने कंफर्ट के लिए करता है। देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, बल्ब ऑन मोमेंट है, ध्यान देना इस बात पे। हर एवोल्यूशन, हर लेवल ऑफ एवोल्यूशन, चाहे ये इंसान का हो या जानवर का हो या किसी का भी, हर एवोल्यूशन ये 100% कंफर्ट ड्रिवन होता है। मैं साड़ीज बेचता हूं, आपको साड़ीज की लैंग्वेज में समझाता हूं। पहले नौवारी साड़ी आती थी, सब लोग नौवारी साड़ी पहनते थे महाराष्ट्र में। डिस्कंफर्टेबल था, उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ड्रेप करना पड़ता था। तो जो नेक्स्ट जनरेशन आई, जिनको थोड़ी सी सहूलियत चाहिए थी, कन्वीनियंस चाहिए था, उन्होंने नवारी में से 6 वार साड़ी का एवोल्यूट हुआ। 6वारी साड़ी नवारी साड़ी से ज्यादा कंफर्टेबल। फिर साड़ी ड्रेप करना इटसेल्फ वाज एन इश्यू, तो लोगों ने पंजाबी ड्रेस को एवोल्यूट हो गए, एवोल्यूशन हुआ पंजाबी ड्रेसेस का। पंजाबी ड्रेसेस में अब अनकंफर्टेबल है, फिर कुर्ती लेगिंग्स आ गए। अब आगे, इसके आगे फैशन कहाँ जाएगा आई डोंट नो, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये सब एवोल्यूशन जो है, ये सब कंफर्ट, कन्वीनियंस की तरफ का एवोल्यूशन है। सेम इज विथ एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल, गुरुकुल से स्कूल्स, तो पहले 4-4 घंटे स्कूल होते थे, सुबह एक शिफ्ट होती थी, दोपहर को एक शिफ्ट होती थी, अब पूरा दिन स्कूल होता है। फिर स्कूल के बाद ट्यूशन, मोर एजुकेशन, मोर टाइम स्पेंडिंग, मोर स्किल डेवलपमेंट, फिर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, स्लेट्स टू पेपर टू गाइड्स टू नाउ लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, अब सब कुछ पीडीएफ पे चल रहा है, एप्स पे चल रहा है। ये सारा जो एवोल्यूशन है, ये सब कंफर्ट ड्रिवन है। कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट्स में, कम से कम पैसे में, अच्छे से अच्छी चीजें कंफर्टेबली, क्वालिटी वाइज गुड हमें कैसे मिले, इस तरफ हम एवोल्यूट हो रहे हैं। हर चीज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दिस इज एवोल्यूशन, और इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइफ में हर जगह पर आपको यूजफुल होगा। एजुकेशन की बातें हो गई, चलिए लर्निंग देखते हैं। पढ़ाई, लर्निंग। लर्निंग कितने तरह की होती है? 4 तरह की होती है। ऑडियो, वीडियो, लिखकर पढ़कर, रीडिंग एंड राइटिंग, और किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक यानी प्रैक्टिकल करके जब हम देखते हैं। तो जब आप बीएड करते हैं या एमएड करते हैं, या प्रोफेशनली जब आप एक टीचर बनने जाते हैं, तो पेडागोजी नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, इसे सिंपल बनाऊंगा कि कैसे पढ़ाना चाहिए बच्चों। ये जब आपको सिखाया जाता है, तब आपको ये 4 टाइप ऑफ लर्निंग सिखाए जाते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, पढ़कर, लिखकर यानी प्रैक्टिस करके सीखते हैं, और किनेस्थेटिक जब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, प्रैक्टिकली उस चीज को टच करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं,
तब वो उस चीज को सीखते हैं. ओके, दीज आर 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स: ऑडिटरी, विजुअल, रीडिंग, राइटिंग एंड किनेस्थेटिक. अब आया पैंडेमिक, कोविड, और कोविड ने इस पूरे एजुकेशन सिस्टम तितर बितर कर दिया. तो पिछले 4 दिनों में जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े, जो ब्लॉग्स मैंने पढ़े, मैं पागल हो गया. मतलब इस कोविड का सबसे बड़ा इफेक्ट मैं मानता हूं ये एजुकेशन सिस्टम पे हुआ है. न होटल्स पे, न बिजनेसेस पे, न मैन्युफैक्चरिंग पे, न ट्रेडिंग पे. सबसे बड़ा इफेक्ट ये हुआ है एजुकेशन पे. थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट में देखते हैं कि ये क्या इफेक्ट है. कॉमन है, हम सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से मैं इसे डाल रहा हूं. सारी फिजिकल लर्निंग और टीचिंग, मतलब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दोनों, सारी फिजिकल एक्टिविटी रुक गई पैंडेमिक की वजह से. क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी में जाना बंद कर दिया होगा? 320 मिलियन. ग्रास्प कीजिए इस बात को. 180 करोड़ हिंदुस्तानी है, 138 करोड़ इंडियंस पॉपुलेशन. उसमें से 32 करोड़ इज इन द लर्निंग फेज, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं. 32 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट. इतने सारे लोगों का अचानक से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना बंद हो गया एक ही दिन में, लॉकडाउन में. 32 करोड़. और इस वजह से ये पूरा सिस्टम जो है ये पूरी तरह ढह गया. इट्स कोलैप्स्ड. और इस कोलैप्स की वजह से अब डिजिटल एजुकेशन जो है इसे रीडिस्कवर किया जा रहा है. मैं कह रहा हूं रीडिस्कवर किया जा रहा है. रीडिस्कवर क्यों? ये पहले से ही था. ऐसा नहीं कि डिजिटल एजुकेशन नया है. डिजिटल एजुकेशन बहुत पहले से था. जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब आई रिमेम्बर शाम को 6 या 7 बजे शायद मुंबई दूरदर्शन पे या दिल्ली दूरदर्शन पे 9th और 10th स्टैंडर्ड के करिकुलम के लेसन्स टीवी पे सिखाए जाते थे. देखा है आपने कभी? एजुकेशन प्रोग्राम्स हुआ करते थे. आई थिंक जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के होते थे या एनसीईआरटी के होते थे. बहुत सारे थे. और ये 9th-10th स्टैंडर्ड का जो करिकुलम है वो ऑनलाइन टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सिखाते थे. ये डिजिटल है, डिजिटल एजुकेशन का पार्ट है. और ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज की नहीं. 20 साल पहले टीवी पे सिखाया जाता था. तो इस कोविड ने इस डिजिटल एजुकेशन को रीडिस्कवर किया है. अब इसके मायने चेंज हो गए और एवरीबडी हैज बिकम सडनली वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस. गवर्नमेंट जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत सब चला रही है, इसने एजुकेशन के लिए कितनी सारी स्कीम्स लाई हैं. दीक्षा नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहां पे ई लर्निंग का कंटेंट स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स के लिए गवर्नमेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है. ई पाठशाला नाम का एक ऐप है जो एनसीईआरटी का ऐप है और ये भी ऐप फ्री है. इस पे आप पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन. एक नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट चालू किया है जिसमें एजुकेशन के जो रिसोर्सेस हैं, जो पुस्तकें हैं, जो सोर्स है, जो रिसोर्स है, जो मटेरियल है, इसे डिजिटाइज करके रिपोजिटरी में रखा जा रहा है जो फ्री एक्सेस होगा लोगों के लिए. स्वयं नाम की एक स्कीम गवर्नमेंट चला रही है जहां पे ऑनलाइन कोर्सेज गवर्नमेंट दे रही है. अब गवर्नमेंट ऑनलाइन कोर्सेज दे रही है तो एक सिंपल लॉजिकल बात यह है कि अगर गवर्नमेंट ऑनलाइन कोर्सेज दे रही है तो
इट्स बट ऑब्वियस कि इस एजुकेशन का महत्व है, इसका जो सर्टिफिकेशन है उस सर्टिफिकेट को कोई वैल्यू है। और ये एवं जो आज तक हम फ्री कोर्स लेते थे, पढ़ते थे, देखते थे, सर्टिफिकेट भी मिलता था, उस सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं था, ये अब चेंज हो रहा है। ओके, स्वयं प्रभा नाम का एक स्कीम है जिसमें 32 टेलीविजन चैनल्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। ऑलरेडी ये चालू है, ऑलरेडी 32 चैनल्स, इमेजिन 32 चैनल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के लिए बनाए जा रहे हैं। और वो टाइम दूर नहीं है जहां हम स्पोर्ट्स चैनल, न्यूज चैनल, कार्टून चैनल देखते थे। हाँ, हमारे पास डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक था, लेकिन अब 7 स्टैंडर्ड के लिए अलग चैनल, 8 स्टैंडर्ड के लिए अलग चैनल, 9th के लिए अलग, 10th के लिए अलग, ऐसे चैनल्स आना शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, ये टाइम ज्यादा दूर नहीं है। ये टेलीविजन चैनल्स हैं, ऑनलाइन चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। ऑलरेडी स्पेसिफिक एजुकेशनल कंटेंट के लिए देयर आर चैनल्स जिनके ऊपर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। हजारों लाखों लोग ये कंटेंट देख रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं। ईपीजी पाठशाला, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट। ये इतने सारे स्कीम्स हैं जो अभी डिक्लेयर हुए हैं, इन पे काम शुरू हुआ है, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन, और ये रुकने नहीं वाला है क्योंकि ये एवोल्यूशन है। 5 मिनट में देखते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट कोविड का। कोविड की वजह से अच्छी बातें क्या हुई? ब्लेंडेड लर्निंग शुरू हो गया। पहले सिर्फ एक तरफा सिखाया जाता था, पढ़ा जाता था, अब ब्लेंडेड हो गया है। अब आप बुक्स भी रेफर कर रहे हैं, आपको यूट्यूब से वीडियोस भी मिल रहे हैं, आपको पीपीटीज भी मिल रहे हैं, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। इतना सारा डेटा आपको एक सब्जेक्ट सीखने के लिए मिल रहा है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंड। ओके, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स की बढ़त हो चुकी है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हमने हमारे डिजिटल मार्केटिंग में देखा है। ओके, देयर इज अ राइज इन यूज ऑफ देम। सॉफ्ट कॉपी लर्निंग मटेरियल, मैं मेरी बेटी के 3rd स्टैंडर्ड की पुस्तकें जब लेने गया तो 7,000 रुपए का बिल दिया मुझे, सातारा में बलशेतवार नाम के एक बुक सेलर ने। और मैं सोच नहीं पा रहा था कि 7,000 रुपीज की पुस्तकें 3rd स्टैंडर्ड की बच्ची के। जब मैं स्कूल में था तो मेरा पूरा साल का खर्चा 500 या 700 रुपीज हुआ करता था। 7,000 रुपीज की सिर्फ बुक्स आती है, जिनकी मैं समझता हूं एक्चुअल कॉस्ट नॉट मोर देन 1,000 होनी चाहिए। लेकिन ये आज का सिस्टम है, और एक बहुत अच्छी बात है कि अब सब सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, कोलैबोरेटिव वर्क में इंप्रूवमेंट है। अब टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब मिलकर काम कर रहे हैं, पहले ऐसे नहीं था। ऑनलाइन मीटिंग्स में बहुत ज्यादा राइज हो चुकी है। डिजिटल लिटरेसी बढ़ रही है। डिजिटल मीडिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए इंप्रूव होते जा रहे हैं दिन ब दिन। पहले सिर्फ व्हाट्सएप था, सिर्फ जूम था, कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए और कितने आ रहे हैं आप सोच नहीं पाओगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जहां एवरी स्कूल विल हैव देयर ओन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। हर स्कूल के पास अपना एक इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी दुकान चलानी है। तो वो भी इंडिविजुअलिज्म, अपना यूनिक प्रोडक्ट लाएंगे और फोर्स करेंगे लोगों को उस इकोसिस्टम के अंदर रहने के लिए। वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर आज मेरे लिए इतना आसान हो गया है कि मैं सातारा में बैठकर अमेरिका के हाईएस्ट पेड डिजिटल मार्केटर से सीखता हूं। वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है। टाइम मैनेजमेंट बेटर है, मुझे कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, मैं यहाँ बैठकर अपने घर से सीखता हूँ। और जो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो तो मेरे विल पर है, मैं जब चाहे तब पढ़ाई अपनी शुरू करता हूँ। और ओडीएल ये नया कॉन्सेप्ट है, आज के बाद आपको ये बहुत ज्यादा सुनाई देगा। डिमांड फॉर ओपन एंड डिस्टेंट लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओडीएल आज के बाद आप ये कई बार सुनेंगे। ये सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं जो कोविड के एजुकेशन सिस्टम पर हुए हैं। साथ ही साथ कुछ नेगेटिव इंपैक्ट्स भी है, इन पर नजर डालिए। नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या है? एजुकेशन की सारी एक्टिविटी हैम्पर हो चुकी है, कॉमन है, हमने समझा है।
एम्प्लॉयमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूट्स में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, कोचिंग क्लासेस में जो टीचर सिखा रहे थे वो आज अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास काम नहीं है। जो ऑफिस स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां, कैंटीन, माउशियां, काका, जो इतने सारे लोग काम करते थे, आज सारे अनएम्प्लॉयड बैठे। टीचर्स और स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। इन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई भी समय आ सकता है। ऑब्वियसली किसी को नहीं पता था, लेकिन ये अनट्रेन्ड है, अनप्रिपेयर्ड है। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कम हो रही है। इफेक्ट सिर्फ इंडिया का नहीं है, ग्लोबल है। पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों को पढ़ाने की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब पेरेंट्स पहले इतने इन्वॉल्व नहीं होते थे, आज उन्हें होना पड़ रहा है अपने बच्चों के एजुकेशन में इन्वॉल्व। एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने बिजनेसेस में, अपने अपने ब्रेड एंड बटर में, कि अब उन्हें और समय निकाल कर बच्चों को देना पड़ता है एजुकेशन के लिए, स्पेशली मदर्स। एक मिड डे मील प्रोग्राम चलता था इंडिया में, जहां पर गरीब बच्चों को स्कूल में दोपहर को खाना दिया जाता था। वो डिसकंटिन्यू होने के वजह से न्यूट्रिशन का लॉस बच्चों में पाया जा रहा है। एंड मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और मेरे रिसर्च में ये आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, इसीलिए ये अब उभर के आ रहा है। नेगेटिव इम्पैक्ट, डिजिटल वर्ल्ड का एक्सेस गड़बड़ है। मैक्सिमम लोगों के पास इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट इंडिया में बहुत महंगा है। कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन नहीं। फोन है तो इंटरनेट नहीं है। बिगेस्ट प्रॉब्लम, टीचर्स के पास इंटरनेट नहीं है। जो स्कूल्स, पोद्दार इंटरनेशनल जैसा स्कूल जहां मेरी बेटी पढ़ती है, जिन्हें हम 70-80,000 रुपीज अ ईयर देते हैं, एक क्लास में 40-50 बच्चे हैं, 40-50 बच्चों की फीस में मिलकर भी वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो टीचर को एक लैपटॉप नहीं दे पा रही। हमारे टीचर्स आज भी मोबाइल फोन पे सिखाते हैं, मोबाइल फोन पे एप्स स्क्रॉल करते हैं, और भगवान मालिक है इन लोगों का। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम सब फेस कर रहे हैं। ग्लोबल एजुकेशन का एक्सेस गड़बड़ा चुका है। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड अभी पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े मेस में अटक चुके हैं। उन्हें लाने के लिए गवर्नमेंट स्पेशल फ्लाइट्स गवर्नमेंट ने भेजी, कुछ बच्चों को लाया। जो वहां पे हैं अभी, वो भी वापस आने के फिराक में है। उन्हें पता चल रहा है कि वहां रहकर कुछ नहीं होने वाला, ना एजुकेशन सही हो रहा है, ना जॉब अपॉर्चुनिटी सही होने वाली है। और इंटरनेशनल हायर एजुकेशन में जो डिमांड थी वो अब डिक्लाइन होने लगी। लोग डिस्टेंट एजुकेशन प्रेफर कर रहे हैं रादर देन सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू दोज यूनिवर्सिटीज। और ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होने वाला है एजुकेशन। स्कूल्स, कॉलेजेस और टीचर्स का जो पेमेंट है वो पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका है। सबसे पहले तो पैंडेमिक में लोगों के पास पैसे नहीं थे, और जिनके पास थे वो ये सोच रहे थे कि हम स्कूल को क्यों दें जब बच्चों ने जाना नहीं है। जब स्कूल ने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई हमारे पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें टीचर्स को संभालना है, हमें कुछ सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे क्यों ना हो, कुछ कम करके लेकिन फीस दीजिए, तो कई पेरेंट्स ने नहीं दी। कई पेरेंट्स ने, यानी बिग परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स डिड नॉट गिव। मैं खुद जब तक सेटिस्फाई नहीं हुआ स्कूल मैनेजमेंट से बात करके, मैंने तक फीस नहीं दी। जब मैंने ये बात रियलाइज की, जब ये बातें मुझे समझ में आने लगी, उसके बाद ही मैंने उन्हें फीस ट्रांसफर की। और अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने कोई फीस कम नहीं की, उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जो है ये आम आदमी को मिलना बहुत जरूरी है। अब ये एवोल्यूशन है, इसमें कुछ लोगों का लॉस होगा, कुछ लोगों का प्रॉफिट होगा, ये चेंज ऑफ लाइफ है, लेकिन इसे कुछ नहीं कर सकते। बोलिए, एजुकेशन के बारे में इतना सब कुछ क्यों, इतना डीप क्यों, क्या करना है ये सब समझ के? कॉमन बातें हैं, ठीक है, कुछ डेटा वेटा आपने दे दी। जिस लाइन ऑफ बिजनेस में मैं अभी एंटर कर रहा हूं, उस लाइन ऑफ बिजनेस का जो बेस है वो ये सारा नॉलेज है। ये मेरा रियलाइजेशन है कि एट एक्चुअल इंडियन एजुकेशन सिस्टम
या ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम हिल चुका है। हम पहले से ही गड़बड़ाए हुए थे, अब तो तहस नहस हो गया। और ये जब सारा एजुकेशन सिस्टम आहिस्ते आहिस्ते डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अचानक पैंडेमिक ने उसके अंदर रॉकेट्स लगा दिए और अब ये फुल तेजी से डिजिटाइज हो रहा है। और ये समय है डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज पाओ, उसे एजुकेशन सिस्टम में इंप्लीमेंट करो और पैसे कमाओ विद एन इंटेंशन ऑफ सर्विस। हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे, लेकिन अगर हमारे अंदर किसी भी तरह का स्किल है, किसी भी तरह का, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, कुकिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, हार्ड स्किल्स हो, आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, ईवीएस, जो भी आप सिखा सकते हैं, अगर आपके अंदर कुछ भी है तो आप उस नॉलेज को डिजिटल मार्केटिंग का कवच पहना के, उसे इंप्लीमेंट करके, उसे मार्केटेबल बना के, उसे बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। ये है डिजिटल नॉलेज बिजनेस। गेट इनटू द एजुकेशन साइड। अगर आप कोई भी प्रकार का नॉलेज नीचे पास ऑन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, सीएस या कुछ भी हो। एक सिंपल कारपेंटर अपना स्किल जिन्हें नहीं आता है उन्हें सिखा सकता है। अगर आप 12th पास हैं तो आप 8th के बच्चे को 10th तक तो पढ़ा ही सकते हो। अगर आप 10th पास है, आपकी हिंदी मराठी अच्छी है, तो आप बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हो, आप पोएम सिखा सकते हो, आप योगा सिखा सकते हो, आप डाइट सिखा सकते हो, आप बिजनेस सिखा सकते हो, आप कुकिंग सिखा सकते हो, आप कितना दे सकते हो। जो भी आपके अंदर स्किल है, जो भी, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पैकेज करना है और उसको सेल करना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच इतना पेशेंटली मुझे सुनने के लिए। आज का जो डेटा था थोड़ा सा बोरिंग सा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एसेंशियल, बहुत कॉमन नॉलेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज। और अगर आप नॉलेज बिजनेस में आना चाहते हैं तो ये बेस आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तब तक के लिए वूहू।